उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पुलिस शाइस्ता परवीन पर एक और बड़े एक्शन की तैयारी में है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शाइस्ता परवीन की हिस्ट्री शीट खोलने की तैयारी चल रही है। यानी उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक रिकॉर्ड में माफिया सरगना के साथ ही अब वो हिस्ट्री शीटर भी बन जाएगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज के खुलदाबाद थाने में शाइस्ता परवीन की हिस्ट्री शीट खोली जाएगी, जहां उसके खिलाफ कुल 6 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें उमेश पाल और 2 सरकारी गनरों की हत्या, बेटे अली का फर्जी आधार कार्ड बनवाने, तथ्यों को छुपाकर असलहे का लाइसेंस लेने और अवैध असलहा रखने जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। और इन्हीं के आधार पर प्रयागराज पुलिस उसकी हिस्ट्री शीट खोलने की तैयारी में है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज पुलिस शाइस्ता परवीन को आदतन अपराधी मानती है। मतलब ये कि वो गलती से या अनजाने में अपराध में शामिल नहीं होती, बल्कि जानबूझकर सोच समझकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देती है। और उसके खिलाफ पुलिस थाने में 1 से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज है और अलग अलग थानों में दर्ज मुकदमों की जानकारी इकट्ठा की जा रही है, जिससे शाइस्ता की हिस्ट्री शीट बनाई जा सके। असल में हिस्ट्री शीट में अपराधी की पूरी कुंडली होती है। हिस्ट्री शीट ऐसे अपराधियों की खोली जाती है जो 1 से अधिक मामलों में दोषी साबित हो चुका हो। इसके अलावा कई बार आपराधिक गतिविधियों में उसका नाम सामने आया हो, तब थाने के इंचार्ज की तरफ से जिले के एसएसपी या एसपी को उसके खिलाफ रिपोर्ट भेजी जाती है। इसके बाद पुलिस कमिश्नर या एसपी के आदेश पर उस अपराधी की हिस्ट्री शीट खोली जाती है। और अब शाइस्ता के मामले में भी पुलिस ऐसी ही तैयारी में जुटी है, क्योंकि उस पर 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में शामिल होने और हत्या के बाद शूटरों को छिपने में मदद करने का आरोप है। और प्रयागराज के धूमनगंज थाने में 2 मई को दर्ज एक एफआईआर में शाइस्ता को माफिया अपराधी लिखा गया था। और अब अफसरों की हरी झंडी मिलने के बाद खुलदाबाद थाने में उसकी हिस्ट्री शीट खुल सकती है, जिसके बाद शाइस्ता परवीन को अग्रिम जमानत पाने में मुश्किल आएगी। यानी हिस्ट्री शीटर बनने के बाद शाइस्ता के सामने कई बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। जबकि 24 अप्रैल को उमेश पाल और उनके 2 सरकारी गनरों की हत्या के बाद से ही वो फरार चल रही है। यूपी एसटीएफ और पुलिस की कई टीमें अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं, लेकिन शाइस्ता का सुराग नहीं मिल रहा। जबकि पुलिस ने शाइस्ता पर 50,000 का इनाम तक घोषित कर रखा है और पुलिस सूत्रों के मुताबिक जल्द ही इनाम की राशि बढ़ाई भी जाएगी, क्योंकि शाइस्ता का पकड़ा जाना उमेश पाल हत्याकांड की जांच में सबसे अहम कड़ी साबित होगा, जिसके लिए बीते 76 दिनों में यूपी एसटीएफ की टीमें कई राज्यों में दबिश दे चुकी हैं, लेकिन उनके हाथ अब भी खाली हैं। इस बीच अटकलें हैं कि शाइस्ता परवीन प्रयागराज में ही किसी बंद मकान में इद्दत पूरी कर रही है। असल में इस्लाम धर्म में इद्दत एक परंपरा है, जो किसी महिला के पति का निधन हो जाता है तो उसे 4 महीने इद्दत पूरी करनी होती है। इस दौरान वो घर से बाहर नहीं निकलती, बस नमाज, दुआएं और फतेहा में शामिल होती है। अतीक के करीबी और रिश्तेदार भी मान रहे हैं कि शाइस्ता इन दिनों इद्दत पर होगी और उसके पूरे होने के बाद ही वो बाहर निकलेगी। इद्दत के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करने चलते भी उसकी लोकेशन ट्रेस करने में एसटीएफ को मुश्किल हो रही है। शाइस्ता के अलावा अशरफ की पत्नी ज़ैनब फातिमा को लेकर भी ऐसी चर्चाएं हैं, जिसे उमेश पाल मर्डर केस में पुलिस ने आरोपी बनाया है और अशरफ की पत्नी ज़ैनब फातिमा पर शूटरों की मदद करने और हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप है, जिसके बाद से ही वो फरार चल रही है। पुलिस और एसटीएफ को तलाश तो अशरफ के साले यानी ज़ैनब फातिमा के भाई सद्दाम की भी है, क्योंकि सद्दाम पर आरोप है कि वो बरेली जेल में शूटर्स को अपने बहनोई अशरफ से नियमों को दरकिनार कर मिलवाता था और उस पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम तक घोषित कर रखा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक के वकील सौलत हनीफ ने भी पूछताछ में बताया है कि सद्दाम के जरिए ही अतीक ने दुबई में एक महंगा फ्लैट खरीदा था। इतना ही नहीं, सऊदी अरब में अतीक ने बड़ा इन्वेस्टमेंट भी किया था। मतलब ये कि अशरफ के साले सद्दाम ने अतीक की काली कमाई को विदेश में निवेश करने का इंतजाम किया, जिसके लिए वो कई बार दुबई गया था। हालांकि दुबई में अतीक ने किसके नाम पर फ्लैट लिया था, इस राज से पर्दा सद्दाम ही उठाएगा, जो अभी फरार चल रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सद्दाम अतीक और अशरफ की हत्या के बाद उनकी आपराधिक विरासत संभालने की तैयारी में है। इसके लिए वो अंडरग्राउंड रहकर भी सभी नेटवर्क को खंगालने और अतीक की विदेशी संपत्ति को समेटने की कोशिश में है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि सद्दाम ने खुद को अशरफ का उत्तराधिकारी तक घोषित कर दिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अशरफ के बरेली जेल में बंद रहने के दौरान सद्दाम ही जेल के बाहर उसके नेटवर्क को संभाल रहा था, जिसकी वजह से उसे पूरी जानकारी पहले से है कि कहां से कैसे उगाही करनी है। उधर रूस के ब्रयांस्क में ड्रोन के हमलों से बौखलाए पुतिन ने यूक्रेन को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। रूस का आरोप है कि ज़ेलेंस्की की फौज ने एक बार फिर ब्रयांस्क में ड्रोन से अटैक किया, जिससे ब्रयांस्क की एक सरकारी इमारत को भारी नुकसान पहुंचा। ब्रयांस्क रूस का वही शहर है जहां हाल के दिनों में कई बार ड्रोन से हमला हो चुका है। रूस का आरोप है कि ब्रयांस्क के अलावा कुर्स्क शहर में भी यूक्रेन का एक ड्रोन दिखाई दिया, जिसे बाद में उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया। लेकिन यूक्रेन की तरफ से लगातार हो रहे ड्रोन हमलों ने पुतिन के गुस्से को और भड़का दिया। उन्होंने ज़ेलेंस्की को इसका अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी, क्योंकि क्रेमलिन पर हुए हमले के बाद से ही पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है।
और वो क्रेमलिन अटैक के बाद कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ हमला कर अपने इरादे जाहिर भी कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी ज़ेलेंस्की की फौज ने ड्रोन हमले बंद नहीं किए। और रूस का आरोप है कि यूक्रेन के ड्रोन ने एक बार फिर ब्रयांस्क को निशाना बनाया। ब्रयांस्क इसलिए भी ज़ेलेंस्की के लिए आसान टारगेट बनता जा रहा है क्योंकि वो यूक्रेन की सीमा के नजदीक बसा है। रूस के इस इलाके की सीमा यूक्रेन और बेलारूस दोनों के बॉर्डर से लगती है। वहीं रूस का कुर्स्क शहर यूक्रेन से महज 450 किलोमीटर दूर है। इसी वजह से वहाँ भी एक के बाद एक कई ड्रोन हमले हो चुके हैं। इस बीच समंदर में ईरान और अमेरिका की लड़ाई तेज होती जा रही है और अब तक दोनों की एक दूसरे के तेल के टैंकर जब्त करने की खबरें सामने आ रही थी, मगर अब अमेरिका ने ईरान से हेरोइन लेकर चली एक नाव को जब्त करने का दावा ठोक दिया, वो भी $8 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 650 करोड़ रुपए की हेरोइन, जिसके बारे में अमेरिका ने दावा किया कि ईरान से निकला हेरोइन का जखीरा समंदर से मछलियां पकड़ने वाली एक नाव में ले जाया जा रहा था ताकि किसी को उस पर शक ही ना हो। लेकिन ईरान के पास समंदर में गश्त लगा रहे यूएस कोस्ट गार्ड को हेरोइन से भरी नाव की भनक लग गई। उसकी बोट ईरान से निकली नाव के पीछे दौड़ पड़ी और उसे जब्त किया। अमेरिका की नौसेना ने बताया कि जब्त की गई नाव ईरान के चाबहार बंदरगाह से चली थी। जैसे ही वो ओमान की खाड़ी में पहुंची, अमेरिका के हत्थे चढ़ गई। छानबीन करने पर नाव में बोरों में भरकर रखी गई 1964 किलो हेरोइन बरामद हुई, जिसकी कीमत $8 करोड़ यानी कि भारतीय रुपयों में 650 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई। यानी साफ है कि अमेरिका और ईरान की दुश्मनों ने समंदर में आग लगाकर रखी हुई है और दोनों हाथ धोकर एक दूसरे के जहाजी और नावों के पीछे अब पड़े हुए हैं। और अभी 3 दिन पहले भी ईरान के इसी चाबहार बंदरगाह से निकली ड्रग्स से भरी एक दूसरी नाव को पकड़ा गया था। और 2 हफ्ते पहले खबर आई थी कि अमेरिका ने समंदर में ईरान का तेल लेकर जा रहे एक टैंकर को जब्त कर लिया है। वो घटना 22 अप्रैल के आसपास की थी। उसके बाद 27 अप्रैल को ईरान ने भी कच्चा तेल लेकर अमेरिका जा रहे पानी के एक जहाज को पकड़ लिया था। तेल से भरा पानी का वो जहाज कुवैत से अमेरिका के टेक्सास जा रहा था, लेकिन ईरान ने उसे ओमान की खाड़ी में ही जब्त कर लिया था। ईरान की सेना ने अपनी कार्रवाई के पीछे ये दलील दी थी कि तेल का वो टैंकर ईरान की नाव को टक्कर मारकर भाग रहा था। और ब्रेकिंग न्यूज है पटना से, जहां आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस की तरफ से आशंका जताई गई है कि बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में आईईडी के जरिए विस्फोट किया जा सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री का कल पटना में कार्यक्रम होने वाला है, जो पहले से विवादों में है। और चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, और क्या जानकारी है? 13 से 17 तारीख तक पटना के तरेतपाली इलाके में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पहुंच रहे हैं और ऐसे में विशेष शाखा के तरफ से एक सूचना पटना जिला प्रशासन को दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि इस कार्यक्रम के दौरान आईईडी ब्लास्ट हो सकता है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है और जो लोग भी उस इलाके में पहुंचने वाले हैं, वहां पर आने वाले लोग हैं, उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और साथ ही कई सीसीटीवी लगाए गए हैं और भारी संख्या में पुलिस बल की वहां तैनाती की गई है। लेकिन जिस तरह से यह अधिसूचना कहिए या फिर इसको हाई अलर्ट कहिए जो जारी किया गया जिला प्रशासन को लेकर, इसमें कहीं न कहीं प्रशासन साफ तौर पर यह कह रही है कि इस पूरे मामले को लेकर निगरानी बरती जा रही है और जब धीरेन्द्र शास्त्री वहां पर पहुंचेंगे कार्यक्रम में, वहां भी लोगों की निगरानी रखी जाएगी। जी शुक्रिया चंद्रमोहन। और इधर देश के उत्तर पूर्वी राज्यों पर मोखा चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है, जो तेज रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। और इस खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया, क्योंकि आशंका जताई गई कि मोखा चक्रवात की वजह से कई राज्यों में तेज बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा की रफ्तार करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। अनुमान जताया गया कि मोखा चक्रवात 13 और 14 मई को उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरेगा। इसलिए मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के लिए अलर्ट जारी किया गया और आशंका जताई गई कि इन राज्यों में तेज बारिश के साथ 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिससे पूर्वोत्तर के इन राज्यों में भारी तबाही मच सकती है। और इसलिए खासकर तटीय इलाकों के लिए वार्निंग भी जारी की गई है। 12 मई से लेकर 14 मई तक समंदर से दूर रहें। और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के मछुआरों को भी खास तौर पर अलर्ट किया गया कि वो बंगाल की खाड़ी के मध्य और पूर्वी इलाकों में न जाएं, क्योंकि आशंका जताई गई कि जब मोखा चक्रवात बंगाल की खाड़ी से गुजरेगा तो हवा की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी। ऐसे में एनडीआरएफ की कई टीमें तटीय इलाकों में तैनात कर दी गई। आगामी 11 में एवं 14 में हालांकि माना जा रहा है कि मोखा चक्रवात का कोई खासा असर पश्चिम बंगाल पर नहीं पड़ेगा, फिर भी कोलकाता, दक्षिण 24 परगना और पूर्व मेदिनीपुर में इसकी वजह से बारिश हो सकती है। और फिर मोखा चक्रवात 14 मई को बांग्लादेश और म्यांमार के तटीय इलाकों में पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि उस वक्त हवा की रफ्तार सबसे तेज होगी, यानी भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से गुजरने के बाद मोखा चक्रवात अपने रौद्र रूप में होगा। इस दौरान हवा की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी, जिससे बांग्लादेश और म्यांमार में भारी तबाही का अनुमान जताया गया। क्रॉसिंग के समय जो इंटेंसिटी होगी वो 150 to 160 kmph, गस्टिंग टू 175 kmph ऐसी इंटेंसिटी रहेगी।
इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी के आसपास के कई इलाके भी मोखा चक्रवात से प्रभावित हो सकते हैं।